हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और कंस्ट्रेंट मोशन के इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं वेज कंस्ट्रेंट को। इससे प्रीवियसली जो 3 लेक्चर्स थे उस तीनों लेक्चर में हम लोगों ने पुली ब्लॉक सिस्टम और स्ट्रिंग और ब्लॉक सिस्टम को हम लोगों ने समझा था। इस लेक्चर में हम लोग वेज कंस्ट्रेंट को समझेंगे। तो देखिए, वेज कंस्ट्रेंट समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका फिगर देख लेते हैं कि ये वेज कंस्ट्रेंट एक्चुअली में होता है तो किस तरह का होगा। तो यहां पर वेज कंस्ट्रेंट हेडिंग डाल देते हैं, वेज कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये वेज कंस्ट्रेंट है। अब देखिए, जैसे यहां पर हमारे पास एक फिगर है, ये जमीन है, इस जमीन पर एक इंक्लाइंड ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक यहां पर हमने डाल दिया। ठीक है, ये मान लेते हैं ब्लॉक बी है और ये मान लेते हैं ब्लॉक ए है। ठीक है, ये 2 ब्लॉक हमने ले लिया, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक है, कोई पुली नहीं है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेज बोलते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक ए है, वेज ए है, ये वेज ए इस तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, वेलोसिटी, जो दिल करे, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं ए वेलोसिटी से या ए एक्सेलरेशन से, दोनों ही यहां पर काम करेगा। तो हम लोग वेलोसिटी ले लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए इस तरफ है, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू ए इस तरफ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब आप देखेंगे और कॉमन सेंस लगाया जाए, तो कॉमन सेंस अगर हम लगाएंगे तो देखेंगे साफ साफ कि ब्लॉक बी, जाहिर सी बात है कि इस तरफ गिरने वाला है, तो ब्लॉक बी इधर गिरेगा। तो ब्लॉक बी के वेलोसिटी को ये इस तरफ आ रहा है। ठीक है, ये है वेलोसिटी ऑफ बी, जो एक्चुअली में क्या मान ले रहे हैं, बी। ठीक है, ये बी हो गया। अब अगर कोई ऑब्जर्वर मान लेते हैं कि यहां पर खड़ा है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर कहां खड़ा है, ग्राउंड पर खड़ा है। तो जब ये ऑब्जर्वर ग्राउंड से सारी चीजों को देखेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्राउंड फ्रेम, क्योंकि सारी चीजें कहां से देख रहा है, ग्राउंड से देख रहा है। अब इस ऑब्जर्वर के लिए दिक्कत क्या है, ये ऑब्जर्वर इस वेज ए के वेलोसिटी को आसानी से बता सकता है कि वेज ए लेफ्ट साइड जा रहा है ए वेलोसिटी से। लेकिन ये जो वेलोसिटी बी है, ये एक्चुअली में वेज के रिस्पेक्ट में, ये जो वेलोसिटी बी है ये क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू वेज, विथ रिस्पेक्ट टू वेज। तो अब इसकी वेलोसिटी किस फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में, और इसकी वेलोसिटी किस फ्रेम में, वेज के रिस्पेक्ट में है। तो यहां पर जब इससे पूछा जाएगा कि भाई आप इसकी वेलोसिटी बताइए, किसकी, बी की बताइए, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो इसके लिए परेशानी है। क्यों परेशानी है, क्योंकि ये ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, और जब ग्राउंड पर खड़ा हुआ है तो ग्राउंड से इसकी वेलोसिटी साफ साफ इसको दिख रही है कि ये ए वेलोसिटी से लेफ्ट साइड जा रहा है। लेकिन चूंकि ये ब्लॉक बी इसके ऊपर रखा हुआ है और इसके ऊपर स्लाइड हो रहा है बी वेलोसिटी से, तो ये इसके लिए ये वेलोसिटी उतना क्लियर नहीं है, इसके लिए वेलोसिटी बी इसके लिए नहीं है, ये किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। तो इससे कोई सवाल करेगा इस ऑब्जर्वर से कि आप बताइए कि मुझे बी की वेलोसिटी, ब्लॉक बी की वेलोसिटी बताना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। क्यों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बताना है, तो इसलिए बताना है कि यहां पर जितने भी वेज होंगे इस क्वेश्चन में या आगे जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उन सारे क्वेश्चन में जितने भी वेज होंगे उन सारे वेज की वेलोसिटी एक ही फ्रेम में आनी चाहिए, तभी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यह बात समझिए, उस सारे का कैलकुलेशन तभी होगा जब सबका फ्रेम क्या होगा, सेम होगा। इस बात को यहां लिख सकते हैं पॉइंट के तौर पर कि एक पॉइंट यह मिला हमें कि सारे वेज की वेलोसिटीज, सारे वेज की वेलोसिटीज के साथ कैलकुलेशन तभी पॉसिबल है, कैलकुलेशन तभी पॉसिबल है
जब सब वेज के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो, सेम हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसे कहते हैं जिस लोकेशन से, जिस पॉइंट से आप ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, वो चीज क्या कहलाता है, वो लोकेशन क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। जैसे ये ग्राउंड से देख रहा है तो उसको, इस ग्राउंड फ्रेम को हम क्या कहेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हो सकता है कि यहां पर एक कोई गाड़ी हो और ये गाड़ी बढ़ रही हो आगे, और इस गाड़ी में बैठकर ये ऑब्जर्व कर रहा हो, तो दो चीजें, या तो ये गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो ये भी क्या कहलाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये मान लीजिए आदमी ए है और ये आदमी बी है, तो बी आदमी भी इस चीज को देख रहा है, तो ये मूविंग कार के अंदर बैठकर देख रहा है, तो ये मूविंग कार भी एक्चुअली में क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मान लेते हैं एक और सी ऑब्जेक्ट है, सी कार है, इस सी कार में एक दूसरी कार है जिसमें ऑब्जर्वर सी बैठकर इस चीज को देख रहा है, और इसमें इस कार के पास एक्सेलरेशन है, तो ये भी क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपने तीन तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखा, एक ग्राउंड वाला और दो ऐसा जिसमें वो मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर, लेकिन एक मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से और एक मूव कर रहा है एक्सेलरेशन के साथ। तो ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है इसमें एक्सेलरेशन कितना है, 0, और इसमें एक्सेलरेशन 0 के इक्वल नहीं है, तो ये तीनों ही क्या कहलाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। अब ये तीनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा, तो चूंकि ये ग्राउंड फ्रेम एक्चुअली में किसमें है, रेस्ट में, और कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इसके पास भी एक्सेलरेशन 0 और इसके पास भी एक्सेलरेशन 0, तो इस दोनों फ्रेम को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। इस दोनों को क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम, और इसके पास एक्सेलरेशन है, तो इस फ्रेम को क्या कहेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो ये एनएलएम में आगे आपको मिलेगा जब आप स्यूडो फोर्स पढ़ेंगे, तो स्यूडो फोर्स जब मैं बताऊंगा तो ये आपको देखने को मिलेगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो लोकेशन को कहेंगे जहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को, तो वो रेस्ट में भी हो सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला भी हो सकता है, एक्सेलरेशन वाला भी हो सकता है। ग्राउंड फ्रेम रेस्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन यहां भी 0, एक्सेलरेशन यहां भी 0, इसलिए इसको कहेंगे इनर्शियल फ्रेम, और यहां पर एक्सेलरेशन 0 नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो अब यहां पर इस ऑब्जर्वर के लिए बैक टू ट्रैक वापस आते हैं इस चीज पर कि यहां पर ये ऑब्जर्वर है, इसके लिए कैलकुलेशन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों के लिए, ए के लिए भी और बी के लिए भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो, सेम हो। तो ये किस फ्रेम से देख रहा है, ग्राउंड फ्रेम से देख रहा है, तो इसके लिए ए का जो वेलोसिटी है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, लेकिन बी का जो वेलोसिटी है वो किसके रेस्पेक्ट में है, वेज के रेस्पेक्ट में। तो ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए यहां पर हम इस फिगर का कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, इस फिगर का कैलकुलेशन करेंगे तो हम यहां पर वेलोसिटी ऑफ, अगर हम लिखते हैं ब्लॉक बी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, ये किसके रेस्पेक्ट में, वेज के रेस्पेक्ट में, मतलब ए के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विथ रेस्पेक्ट टू ए बराबर वीबी माइनस वी। ये काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि ये एक्चुअली में क्या है, यहां पर मैं लिख सकता हूं वीबीए को ताकि आपको आसानी हो और कंफ्यूजन ना हो। वीबीए एक्चुअली क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेज बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, और अगर हम लिखते हैं वीबी तो ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में है वेलोसिटी ऑफ वेज बी विथ रेस्पेक्ट टू क्या चीज, ग्राउंड। और अगर हम लिखते हैं वी ए तो ये भी सेम है, वेलोसिटी ऑफ वेज ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बात समझ में आ रही, मतलब अगर हम सिर्फ ऐसे लिख रहे हैं तो ये ग्राउंड रेस्पेक्ट हो गया, और अगर हम दोनों को मिलाकर लिखते हैं इसका मतलब कि इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में, तो बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में बराबर है
बी की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो वी बी ए कितना दे रहा है? वी बी ए एक्चुअली में क्या है? वी बी ए एक्चुअली में बी है। वी बी आपको नहीं मालूम है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और यही हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। वी ए क्या है? ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वो क्या है? ए। तो वी बी बराबर क्या आ गया? ये माइनस इधर आ जाएगा, तो बी ए, तो ये आ गया आपका वी बी। अगर हम वेक्टर का साइन देकर इसे सॉल्व करें तो ये वी बी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, तो ये बी, ये सब में वेक्टर का साइन डाल देंगे। अब हमने क्या किया? इस ऑब्जर्वर ने क्या किया? इस ऑब्जर्वर ने इस ऑब्जर्वर के लिए ए का तो एकदम साफ दिख रहा है कि वेज ए की वेलोसिटी से इसके रेस्पेक्ट में इधर जा रहा है, लेकिन बी के लिए क्या था? बी के स्पीड से वेज के रेस्पेक्ट में जा रहा है, लेकिन अब इसके लिए कितना से जाएगा? तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। मतलब इसको अगर हम यहां आगे थोड़ा और इलेबोरेट करें तो क्या मिलेगा? देखिए, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर एक्चुअली में क्या है? ए वेक्टर इधर जा रहा है, ठीक है, और बी वेक्टर इधर आ रहा है, ये बी वेक्टर इधर आ रहा है, तो इसका रिजल्टेंट एक्चुअली में किधर होगा? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। मतलब ये बी वेक्टर, ये पैरेललोग्राम, ये ए वेक्टर, तो रिजल्टेंट होगा ये बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। मतलब समझिए, मतलब कहने का ये है कि इस ऑब्जर्वर ए के रेस्पेक्ट में ए के लिए बी की वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? बी वेक्टर प्लस, मतलब कि ये कुछ इस तरफ भागेगा, ठीक है। वेज ए इधर जा रहा है, वेज बी इधर आ रहा है, तो वेज बी इधर आ रहा है किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये इधर जाएगा, क्योंकि इसका रिजल्टेंट किधर है? इधर है। तो ये बात समझ में आ रही है। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या है कि तभी कैलकुलेशन होगा जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो? सेम। तो इससे हमने क्या किया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम कर लिया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं था, लेकिन अब हमने ग्राउंड के रेस्पेक्ट का वैल्यू यहां पर निकाल लिया। बात समझ में आ रही? तो ये बी का वेलोसिटी हमने निकाल लिया किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये और क्लियर होगा। इसके बाद जो हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे उसको, इसको फटाक से पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट्स कीजिए। तो जो पॉइंट, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा, वीडियो चालू है ना? टाइमर चल रहा है ना? ठीक है। देखिए यहां पर अब जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा है उसको यहां लिख लेते हैं ताकि आसानी हो। क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाया जा रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? पहला कि सारे वेज का फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम होगा, तभी कैलकुलेशन हो पाएगी। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया कि सारे वेज का आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या लेना है? सेम लेना है। ठीक है। अब दूसरी चीज जो हम लोग समझ रहे हैं, ये दूसरी चीज यहां तब मैं लिखूंगा जब यहां फिगर एक क्वेश्चन करके उसके बारे में कॉन्सेप्ट यहां पर डाला जाएगा। देखिए ये एक दीवार है, यहां एक वेज रखा हुआ है, ठीक है। ये एंगल है थीटा, ये वेज ए है, यहां पर एक पुली है और पुली को थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है। यहां पर एक पुली है और ये ऐसे रस्सी जाकर, स्ट्रिंग जाकर ऐसे बी में लगा हुआ है, ठीक है। ये फिगर है। अब इसमें दो चीज समझना क्या है, जो दूसरा कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे। पहला ये कि सबका फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम होगा तभी कैलकुलेशन पॉसिबल है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि हम जो क्वेश्चन लेंगे या जो फ्रेम लेंगे, उस फ्रेम में एक चीज और हमें नोटिस करना है। क्या नोटिस करना है?
कि जो डायरेक्शन होगा इसके मोशन का वो हमें मालूम चल जाए। अगर ऐसा नहीं होता है कि अगर मान लीजिए कि हम कुछ ऐसा फ्रेम ले लेते हैं जिसमें हमें डायरेक्शन मालूम नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे। एक तो जैसे अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर के पास क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो हम जो फ्रेम चूज करेंगे वो फ्रेम ऐसा चूज करेंगे कि उस फ्रेम में हमें उसके डायरेक्शन के बारे में जानकारी हासिल हो जाए। तब क्या होगा, सिर्फ हमें एक चीज के लिए काम करना होगा और वो क्या है, मैग्नीट्यूड। और अगर मान लीजिए हम ऐसा फ्रेम ले लें जिसमें डायरेक्शन भी मालूम नहीं है, मैग्नीट्यूड भी मालूम नहीं है, तो फिर कैलकुलेशन करना टफ हो जाएगा और फिर सही कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए जरूरी है तो जो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे वो सेम होगा और ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करें, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करें, ठीक है, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करें जिसमें डायरेक्शन मालूम हो या पता लग जाए, मालूम हो या पता लग जाए कि किस तरफ डायरेक्शन है, पता लग जाए। तो ये दो चीजें बात समझ में आ रही है आपको। पहला, सारे वेज का फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम होगा तभी कैलकुलेशन हो पाएगी। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करें, इसी से रिलेटेड है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा लेना है जिसमें डायरेक्शन मालूम हो या पता लग जाए। अब इसमें देखिए, अगर हम यहां ग्राउंड से देखें, ठीक है, पिछली वाली बात ही कर रहे हैं, अगर हम यहां इसको ग्राउंड से देख रहे हैं, ठीक है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको साफ मालूम चल रहा है कि ये ब्लॉक इधर जाएगा, ठीक है, ये ब्लॉक इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये कौन सा फ्रेम है, ग्राउंड फ्रेम, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वेज ए इधर जा रहा है, वेज ए इधर जा रहा है, वही ए वेलोसिटी से, और बी किधर आएगा, बी इधर आएगा, ये बी आएगा, और ये बी किसके रेस्पेक्ट में आएगा, तो पिछला ही वाला कहानी है, विथ रेस्पेक्ट टू वेज, वेज के रेस्पेक्ट में। कोई दिक्कत इतना में? अब देखिए, ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये ए इधर आ रहा है और बी से नीचे जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू वेज। अब हमें यहां पर इसके लिए काम करना है, ठीक है। तो काम कैसे करेंगे, तो काम करने के लिए आप देखिए, यहां एक स्ट्रिंग है, इससे पहले वाले में कोई स्ट्रिंग नहीं था, यहां चूंकि स्ट्रिंग आ गया है, तो अब जैसे ही ये स्ट्रिंग आ गया, तो स्ट्रिंग जैसे ही आएगा तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट वाला जो वेलोसिटीज वाला जो हम लोगों ने ट्रिक यूज किया था लेक्चर 3 में 2 में मिल जाएगा आपको, आप जाकर देख सकते हैं, उसी को यहां पर अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे हम, देखिए, सबसे पहले ये सारी कहानी किससे है, ग्राउंड फ्रेम से। तो ग्राउंड फ्रेम से तो हम क्या करेंगे, यहां पर पॉइंट मार्क कर लेते हैं, मूविंग पॉइंट। तो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया, चौथा पॉइंट ये हो गया। अब इस 4 पॉइंट के लिए काम करना है। तो 4 पॉइंट के लिए काम कैसे करेंगे, देखिए, ये पॉइंट चूंकि दीवार से बंधा हुआ है तो ये तो मूव नहीं करेगा, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो यहां लिख देंगे 0। वो ट्रिक डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। इस पॉइंट के लिए कोई वेलोसिटी नहीं, क्योंकि ये इस वॉल से अटैच्ड है, इसलिए इसकी वेलोसिटी कितनी, 0। अब बात करते हैं इस पॉइंट की। तो ये पॉइंट किससे अटैच्ड है, पुली से अटैच्ड है, और पुली कहां पर है, पुली इस वेज ए में लगा हुआ है। पुली जब इस वेज ए में लगा हुआ है तो ए एक ही वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो ये भी इधर जाएगा। अब ये पॉइंट भी जब इधर जाएगा तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो घटेगा। तो घटेगा तो क्या लिखेंगे, -a, ठीक है, क्या लिख दिए, -a। अब बात करते हैं इस पॉइंट के लिए, ठीक है, इस पॉइंट के लिए देखिए, अब इस पॉइंट को समझना, इस पॉइंट को समझने के लिए क्या करेंगे, देखिए, इस पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, इस फिगर को थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि समझ में आए कि काम क्या करना है। ये पुली यहां पर है, ठीक है, ये पुली और इस पर 2 पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट का काम हो गया है, इस पॉइंट का काम करना है, ठीक है, ये पॉइंट और ये ऐसे, ठीक है।
अब आपको समझना है कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 3 है, ये 3 पॉइंट एक्चुअली में इसके पास वेलोसिटी किधर है? तो इसके पास वेलोसिटी किधर होगा? तो इसके पास वेलोसिटी, चूंकि ये पूरा पुली से अटैच्ड है और खुद पुली इधर बढ़ रहा है, खुद पुली किधर बढ़ रहा है? खुद पुली इधर बढ़ रहा है, कितना से? ए से। क्यों पुली इधर ए से बढ़ रहा है? क्योंकि पुली किससे अटैच्ड है? ए वेज से अटैच है, इसलिए इस पुली के पास भी ए वेलोसिटी, तो इस पॉइंट के पास भी किधर वेलोसिटी? इधर वेलोसिटी। तो इसका अगर हम इधर अलग से फिर से फिगर बनाएं तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पॉइंट 3 है, इसकी वेलोसिटी ए इधर है। अब हम जो सारा काम करते हैं उसमें मैंने ये भी बताया था कि वेलोसिटीज लेना है अलोंग द स्ट्रिंग। वेलोसिटीज किधर लेना है? अलोंग द स्ट्रिंग। तो चूंकि ये अलोंग द स्ट्रिंग नहीं है तो अब हमें इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, ये स्ट्रिंग है तो इस स्ट्रिंग को इधर बढ़ाइए, ठीक है? यही ना स्ट्रिंग है, पॉइंट 3 से बी, यही स्ट्रिंग है, ये पॉइंट 3 से पॉइंट बी, ये स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग के अलोंग हमें वेलोसिटी चाहिए, तो ये ए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां थीटा है, अगर हम इसको यहां बढ़ाएं और यहां बढ़ाएं तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल, ये रेड लाइन और ये दोनों पैरेलल है, तो कोरोस्पोंडिंग एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया थीटा, ठीक है? अब इस ए को आप तोड़ दीजिए, ए को रिजॉल्व करेंगे तो ए को मिलेगा हमें, ए का एक कंपोनेंट इधर मिलेगा ए कॉस थीटा और इधर कंपोनेंट मिलेगा हमें ए साइन थीटा, ठीक है? ए साइन थीटा मिला। अब एलोंग दी, इस स्ट्रिंग के एलोंग कौन सी वेलोसिटी है? कॉस या साइन? तो साइन तो हो गया नॉर्मल, कौन बच गया? कॉस। कॉस क्या है? एलोंग। तो हम यहां इस एलोंग को लिखेंगे, मतलब इस पॉइंट 3 के पास वेलोसिटी इधर है और उस वेलोसिटी का नाम क्या है? ए कॉस थीटा। अब आप देखिए, इसके पास इधर वेलोसिटी है, तो ये जब इधर जाएगा तो ये लेंथ इंक्रीज होगा, लेंथ इंक्रीज होगा, इसका मतलब इसका साइन क्या लेना है? पॉजिटिव। इसका साइन क्या लेना है? पॉजिटिव। अब दूसरा क्या है? पॉइंट 4 की बात करें तो पॉइंट 4 किधर जा रहा है? पॉइंट 4 उधर जा रहा है, तो पॉइंट 4 है, इस पॉइंट 4 की बात करें तो अब इस पॉइंट 4 के लिए समझिए क्या करना है। पॉइंट 4 को अगर आप ध्यान से देखिए तो इसके पास बी वेलोसिटी इधर तो है ही, ये बी वेलोसिटी इधर है, ऑलरेडी है, ठीक है? अब लेकिन साथ में चूंकि ये पूरा ब्लॉक, ये ब्लॉक बी इस ए पर है, तो जब ब्लॉक बी इस ए पर है और ए इधर जा रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट के पास इधर वाली वेलोसिटी भी है, मतलब इस बी के पास इधर ए वाली वेलोसिटी भी है। ये बातें समझ में आ रही है आपको? कि फिर से देखिए, ये जो पॉइंट बी है, ये जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट बी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, लेकिन चूंकि ये ब्लॉक बी इस ए पर है और ए वेलोसिटी से इधर जा रहा है, इसलिए इस बी के पास इधर भी वेलोसिटी होगी। अब यहां पर कितने वेलोसिटीज? 2 वेलोसिटीज, ए और बी। फिर से हम क्या करेंगे? ए का कंपोनेंट निकालेंगे, तो ए थीटा ये है, तो ये भी थीटा होगा कोरोस्पोंडिंग एंगल से। इस ए का कंपोनेंट निकालिए, तो ए का कंपोनेंट निकालेंगे तो इधर मिलेगा हमें ए कॉस थीटा और इधर मिलेगा हमें ए साइन थीटा, ठीक है? लेकिन हमें कौन सी वेलोसिटी लेनी है? तो हमें वेलोसिटी लेनी है अलोंग दी स्ट्रिंग। तो अलोंग दी स्ट्रिंग इस पॉइंट के लिए क्या है? ए कॉस थीटा। अब देखिए, अगर हम ए कॉस थीटा के लिए काम करें तो ए कॉस थीटा ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा तो ये पॉइंट, अगर हम इसको कुछ देर के लिए भूल जाएं तो हम इस बी पॉइंट के लिए, हम इस पॉइंट के लिए इस वेलोसिटी को अगर लें तो ये वेलोसिटी ऊपर है, तो ये जो इतनी दूरी है, ये दूरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट ऊपर जा रहा है। ये दूरी जब घट जाएगी, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, ये दूरी घट जाएगी, तो यहां साइन क्या लेना होगा? माइनस। तो यहां लिखेंगे माइनस ए कॉस थीटा और माइनस ए कॉस थीटा, और इस बी को अगर लें तो बी इधर जा रहा है और बी जब इधर जाएगा तो ये दूरी क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। जब ये दूरी बढ़ेगी तो इसका साइन क्या लेंगे? प्लस बी, और इज इक्वल टू क्या कर देना है? 0। अब आप ध्यान से देखिए
तो यहाँ a cos थीटा पॉजिटिव है और माइनस a cos थीटा निगेटिव है, तो दोनों कट जाएगा, ढिचिक ढिचिक, तो बचा क्या? बचा आपका माइनस a और प्लस b इज इक्वल टू 0। तो माइनस a बराबर माइनस b, माइनस से माइनस कट गया, तो ये आ गया रिलेशन a बराबर b। बात समझ में आ रही है? तो रिलेशन a और b के बीच की रिलेशन क्या आ गई कि a बराबर b है, और ये दोनों कहां से देखा जा रहा है? ग्राउंड फ्रेम से देखा जा रहा है। तो ये चीजें समझ में आई। ये सारा कैलकुलेशन हमने कहां से किया? ठीक है, ये फिर से समझिए इसको, एक वेज A है, A वेलोसिटी से इधर, इसके ऊपर एक वेज B है, B वेलोसिटी से इधर, लेकिन B यहां पुली से अटैच होकर इस दीवार पर है, और सारा ऑब्जर्वेशन कहां से हो रहा है? ग्राउंड फ्रेम से हो रहा है। सारा ऑब्जर्वेशन ग्राउंड फ्रेम से हो रहा है। तो अब चूंकि यहां स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के लिए हम कंस्ट्रेंट वाला रिलेशन यूज करेंगे, ट्रिक यूज करेंगे। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी 0, इसका हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा a cos थीटा। कैसे होगा यहां हम लोगों ने समझा। फिर पॉइंट B के लिए आएगा आपको, ये पूरा पॉइंट B का है, माइनस a cos थीटा प्लस b, काट कुट के सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? a बराबर b। तो ये कहानी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज कीजिए और इसको देखिए, 5 सेकंड 10 सेकंड देखिए और समझिए, और जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि ये जो इतना लंबा कैलकुलेशन से सॉल्व हुआ है, ये अभी चुटकी में सॉल्व होगा। कैसे चुटकी में सॉल्व होगा? तो हम क्या करेंगे, बस अपना फ्रेम चेंज कर लेंगे। जैसे ही हम अपना फ्रेम चेंज करेंगे, ये सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा, और इतना लेंदी नहीं होगा, इतना बड़ा नहीं होगा। कैसे? देखिए सेकंडों में कैसे सॉल्व होगा, देखिए यहां पर सारा कहानी, ये जो सारी कहानी है ये किसके रिस्पेक्ट में है? तो याद रहे, ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, ये सारा कहानी किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में। अब क्या करते हैं, ग्राउंड फ्रेम से हट के थोड़ा बात करते हैं, और इसमें ग्राउंड फ्रेम है। अब देखिए, ग्राउंड फ्रेम से हट के जब हम बात करेंगे तो ये फिगर फिर से यहां बना लेते हैं। ठीक है, ये फिगर हमने फिर से यहां पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये B, ये A, ये इधर जा रहा है A से, और ये नीचे आ रहा है B से। ठीक है, दिख रहा है ना? अब देखिए, उसमें भी दिख रहा है। अब देखिए ये फ्रेम हम क्या करना है, बस चेंज करना है। यहां सारी कहानी किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड। अब यहां पर क्या करेंगे कि हम इस ऑब्जर्वर को, चूंकि ये ऑब्जर्वर है, तो अभी कहां था? ये ग्राउंड पे खड़ा था। अब इस ऑब्जर्वर को इस वेज पर बैठा देंगे, लेकिन ये ऑब्जर्वर इतना बड़ा है कि इस वेज पर बैठेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका छोटा साइज लेंगे, चूहा बोलिए या चीटा बोलिए, जो बोलिए, उसको यहां लेकर बैठा देते हैं। तो ये चीटा को हम इस पर बैठा दिए। ठीक है, एक चीटा को इस पर बैठा दिए। जैसे ही हम चीटा को इस पर बैठा लेंगे, तो अब जो फ्रेम है वो कौन सा फ्रेम हो गया? चीटा फ्रेम, या वेज फ्रेम भी बोल सकते हैं, क्योंकि वेज पर से ऑब्जर्व कर रहा है, तो वेज फ्रेम हो गया, या फिर चीटा फ्रेम। अब देखिए, चीटा के लिए, अब आपको मैंने उस दिन बताया था कि जिस चीज पर आप बैठ जाते हैं वो आपके लिए रेस्ट में हो जाता है। ठीक है, आप ट्रेन में बैठ गए और मूविंग ट्रेन है, तो ट्रेन आपके लिए रेस्ट में है। ठीक है, तो चीटा इस पर बैठ गया, तो चीटा को अब क्या लगेगा? चीटा को लगेगा कि ये पूरा ए वेज जो है वो रेस्ट में। ठीक है, और ये जो बी की जो वेलोसिटी है बी, ये किसके रेस्पेक्ट में है? वेज के रेस्पेक्ट में है। तो चीटा को अब क्या लगेगा कि चीटा जब ए पर बैठ गया तो ए रेस्ट में है, तो चीटा को क्या लगेगा कि दीवार इसकी तरफ बढ़ रहा है। तो अब चीटा के लिए चीटा चूंकि ए पर बैठ गया तो ए रेस्ट में है, तो चीटा को क्या लगेगा कि दीवार इसकी तरफ ए वेलोसिटी से बढ़ रही है। दीवार इसकी तरफ ए वेलोसिटी से बढ़ रही है। ऐसा होता है, आप अगर मान लीजिए कि गाड़ी में बैठ के आगे जा रहे हैं और सामने दीवार है और आप गाड़ी आए, तो आप सिर्फ दीवार को ध्यान से देखिए, आपको ऐसा फील होगा कि गाड़ी आपकी रुकी हुई है और दीवार आपकी तरफ बढ़ रहा है। ऐसा होता है। तो चीटा जब चूंकि ए पर बैठ गया है, तो अब चीटा को क्या लगेगा कि ये दीवार इसकी तरफ बढ़ रही है। कितने वेलोसिटी से?
ए वेलोसिटी से। अब वही काम कंस्ट्रेंट वाला काम करना है, 4 पॉइंट आपको चूज कर लेना है, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। अब देखिए चीटा कहां बैठा है, ए पर बैठा है। चीटा जब ए पर बैठा है तो चीटा को क्या लगेगा, दीवार इसकी तरफ आ रही है ए से, तो दीवार के पास कौन सी पॉइंट है, ए पॉइंट, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ए। क्यों ए होगा, क्योंकि ये दीवार से अटैच है और चीटा के लिए दीवार मूव कर रहा है। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसके इधर आने से घट रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, माइनस है। और चीटा ए पर बैठा है और ए के साथ ये पुली अटैच है, और पुली में ये दोनों पॉइंट है, इसलिए दोनों की वेलोसिटीज क्या हो जाएगी, 0 0। और चीटा के लिए, चीटा के ही रेस्पेक्ट में तो ये बी है, तो बी इधर जा रहा है और बी के इधर बढ़ने से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो साइन क्या लिखेंगे, प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो माइनस ए बराबर माइनस बी, ए से ये कट गया तो ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर बी आ गया। बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या किया, बस अपना फ्रेम चेंज किया और आंसर चुटकी में आ गया। तो तीसरा कंसेप्ट हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, तीसरा कंसेप्ट लिख सकते हैं कि चेंज दी फ्रेम, चेंज दी फ्रेम सो you can change the frame so you can short the calculation। फ्रेम चेंज कीजिए ताकि आपका कैलकुलेशन क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए। ग्राउंड फ्रेम से ये इतना बड़ा हो गया, लेकिन चीटा फ्रेम से ये छोटा हो गया। बात समझ में आ रही है। अभी और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ताकि और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, और समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से तो सब्सक्राइब और शेयर और लाइक, बेल आइकन सब कर देना है। और कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट हो तो फटाक से टाइप कर दीजिए। एक और क्वेश्चन यहाँ पर वेज से रिलेटेड है। ये दीवार और यहाँ पर एक वेज, ये एंगल थीटा, और यहाँ पर एक पुली, यहाँ पर भी एक पुली, यहाँ पर भी एक पुली, ठीक है। और ये ब्लॉक बी है, ठीक है। ये ब्लॉक बी की बी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वेज, वेज के रिस्पेक्ट में ये ऐसे रस्सी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फिर ये यहाँ, इसको यहाँ जोड़ दीजिए, इसको यहाँ जोड़ दीजिए, ठीक है। अब आपको, और ये वेज ए जो है ये इधर आ रहा है, ठीक है। अब आपको ए और बी के बीच में रिलेशन निकालना है। तो ए और बी के बीच में रिलेशन एकदम सिंपल है, अभी मैंने बताया। तो ग्राउंड फ्रेम से लीजिएगा तो फिर से लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्या करना है, चीटा फ्रेम ले लेते हैं। चीटा फ्रेम लेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इसको बैठा दीजिए यहां पर, चीटा को यहां पर पलथी मार के बैठा दीजिए, ठीक है। अब जब आप इसको यहां बैठा लिएगा तो अब ये ए किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। अब इस चीटे को क्या लगेगा कि ये दीवार इसके तरफ बढ़ रही है, कितने से, ए से। दीवार इसके तरफ बढ़ रही है ए से। चीटा जब इस पर बैठ जाएगा तब, ठीक है। तो अब क्या करना है, स्ट्रिंग है, कंस्ट्रेंट वाला काम कर दीजिए, पॉइंट मार्क कर दीजिए। एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये, पांचवा पॉइंट ये, छठा पॉइंट ये, सातवां पॉइंट और आठवां पॉइंट। सारे पॉइंट के लिए काम कर देना है वही। चूंकि ये चीटा इस पर बैठा है तो उसके लिए ये वेज ए रेस्ट में, इसलिए इस पॉइंट की वेलोसिटी 0, इस पॉइंट की वेलोसिटी 0, लेकिन ये पॉइंट इधर जा रहा है, ठीक है। कितने से जा रहा है, ए से जा रहा है। ए से जाएगा तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, घट जाएगी, इसलिए लिखेंगे माइनस से। ये ऊपर तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 0। फिर इसका भी क्या हो जाएगा, 0। फिर ये इधर बढ़ रहा है तो आ जाएगा, ये डिस्टेंस घट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस से। फिर ये दोनों किस में आ जाएगा, 0 0। और फिर ये बी इधर बढ़ेगा तो ये लेंथ भी इंक्रीज होगा, तो प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस से बराबर -2a इज इक्वल टू माइनस बी। तो माइनस से माइनस कट गया तो ए 2a बराबर क्या आ गया, b। तो फटाक से ये चुटकियों में सॉल्व हो गया। क्यों, क्योंकि हमने फ्रेम को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है,
ठीक है। अगर मैं इसमें और भी पुली डाल देता, इसमें अगर और भी पुली मान लीजिए कि ये ऐसा करके कुछ ऐसा करके दे देता, तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस ध्यान रखना ये जो इधर होगा, जो अपवर्ड जाने वाला है, उसके साथ उसका वेलोसिटी कितना डाल देना है, 0। क्यों? क्योंकि कोई अपवर्ड मोशन नहीं है, सारा इधर जा रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन है। बात समझ में आ रही है? अब ये तो अब हम लोगों ने समझ लिया किसको किसको, वेज है, पुली है। लेकिन अब हम लोग समझेंगे जो प्योर वेज कंस्ट्रेंट है। प्योर वेज कहने का मतलब कि उसमें कोई पुली नहीं है, कोई पुली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वेज होगा। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझना है। अब समझने वाले हैं प्योर वेज कंस्ट्रेंट, कोई पुली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेज है। इसको समझने से पहले ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कहां तक लगाना है, 1 2 3, ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है वेज प्लस पुली में, ठीक है, वेज प्लस पुली में। अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं ये सिर्फ वेज का, प्योर वेज, प्योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। समझिए बात को, कॉन्सेप्ट लीजिए और क्वेश्चन फर्राटे से बनाइए। देखिए ये वेज ए और ठीक इसके सटे हुए एक वेज बी है, ठीक है, वेज ए और वेज बी, ठीक है, ब्लॉक है। क्या कर रहे हैं कि इस वेज पर, ए पर इधर फोर्स लगा रहे हैं F1 और इस वेज पर इधर फोर्स लगा रहे हैं F2, ठीक है, इधर फोर्स लगा दिए F2, इधर लगा रहे F1, इधर लगा रहे F2। अब कॉमन सेंस, एकदम कॉमन सेंस से देखा जाए या कॉमन सेंस से आप बता सकते हैं कि ब्लॉक बी किधर मूव करेगा। थोड़ा सोचिए और बताइए कि ब्लॉक बी किधर मूव करेगा। ये वेज ए है, दोनों सट के रखा हुआ है, ए पर हम इधर F1 लगा रहे हैं और F2 लगा रहे हैं, तो बी ऊपर मूव करेगा या इधर मूव करेगा। बी के लिए अगर हम डायरेक्शन देखें तो बी के लिए ये डायरेक्शन होगा या ये डायरेक्शन होगा या ये डायरेक्शन होगा, 1 2 3, ठीक है। तो बहुत कंफ्यूजन होगा, जो भी कंफ्यूजन है या जो भी आपका आंसर है कमेंट में डालिए, फिर उसके बाद देखिए कि आगे आपका जवाब सही है या गलत है। अब समझिए इसको कि ये किधर मूव करेगा। तो इसका अगर हम इस इंटरफेस को बनाए, ये इंटरफेस मतलब ये बाउंड्री हमने बनाया है, ठीक है, इसके इधर ए है, ये ए, और इसके इधर है बी, ठीक है, ये ए और ये बी। अब जब हम इस ए पर इधर वाला फोर्स लगा रहे हैं तो इसके पास इस फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आएगी, जिसको क्या कहना है, v1, और ऊपर वाले में वेलोसिटी क्या है, v2। तो ब्लॉक बी आपका किधर मूव करेगा, तो ध्यान से देखिए ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा और हाईलाइट कर देते, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसमें घुस नहीं सकता है। ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट जो सर्कल किया हुआ है, ये पॉइंट इसमें घुस नहीं सकता। क्यों नहीं घुस सकता? क्योंकि दोनों बॉडी कैसा है, रिजिड। ब्लॉक ए भी रिजिड है, ठोस है, ब्लॉक बी भी ठोस है, तो ये पॉइंट इधर नहीं घुस सकता। लेकिन अगर हम इसको कुछ देर के लिए इसको छोड़ दें तो V2 से आप देख सकते हैं कि ये ऊपर खिसक सकता है। ऊपर खिसकेगा तो इस ब्लॉक बी पर कोई असर नहीं होने वाला है। तो इस ए और बी ब्लॉक में जब हम फोर्स लगा रहे हैं एक इधर और एक इधर, तो इस दोनों के इन्फ्लुएंस में से सिर्फ इससे इन्फ्लुएंस होगा, और इसके इन्फ्लुएंस की वजह से ये इधर मूव करेगा, जो वेलोसिटी ऑफ बी कहलाएगा। और वेलोसिटी ऑफ बी किसके बराबर होगा, तो v1 के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है आपको? ये कॉन्सेप्ट है क्या? समझना यह है कि ये पॉइंट इस तरफ घुस नहीं सकता है, क्योंकि दोनों रिजिड है। तो दोनों जब रिजिड है, घुस नहीं सकता है, तो ये वेलोसिटी, और एक चीज देखिए, ये सरफेस है, ये क्या है, ये जो मैंने ड्रॉ किया ये क्या है, कॉन्टैक्ट सरफेस, दोनों का कॉन्टैक्ट सरफेस, दोनों का कॉन्टैक्ट सरफेस है। और इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी को अगर आप पीछे प्रोड्यूस किए करेंगे तो आप साफ देखेंगे कि ये वेलोसिटी सरफेस के क्या है,
परपेंडिकुलर है, ये भी वेलोसिटी इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इससे हमें एक कॉन्सेप्ट मिला। क्या कॉन्सेप्ट मिला? तो इस चीज को यहां लिख सकते हैं वेज के लिए कि वेलोसिटीज लिखिए या कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज लिखिए, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज, या सिर्फ वेलोसिटीज भी हो सकता है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू दी कॉन्टैक्ट सरफेसेस, ठीक है, component of velocities to the velocities perpendicular to the contact surfaces of the blocks always remains same। ये पॉइंट एकदम दिमाग में बैठा देना, तो कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या है वेज का? कि याद रखिए कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, दोनों सरफेस के दोनों ब्लॉक का वो कांटेक्ट वाला सरफेस और उस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वेलोसिटीज हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ये और क्लियर होगा जब यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करूंगा। हालांकि इसका जवाब क्या आ जाएगा, इसका जवाब आ जाएगा 1, क्योंकि सिर्फ इसके इन्फ्लुएंस से ये इधर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट इसमें नहीं घुस सकती है, ये पॉइंट जब इसमें नहीं घुसेगी तो ये इसको ढकेलते हुए इधर ले जाएगा, और इधर वाला ऊपर जा रहा है, जिससे इसके अपवर्ड मोशन से इसको कोई मतलब नहीं। अब इस पर एक क्वेश्चन देखिए, टाइमर चल रहा है ना जी, देखो तो ठीक है। देखिए अब ये और क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहां देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ये एक वेज है, वेज ए, ये इधर बढ़ रहा है ए वेलोसिटी से, ठीक है, ये एक वेज ए है जो इधर बढ़ रहा है ए वेलोसिटी से। यहां पर, ठीक है, यहां पर एक दूसरा वेज है जो दो दीवारों से, यहां पर मान लेते हैं कि एक दीवार है, ये भी एक दीवार है, ठीक है, ये दीवार हो गया, और इस दीवार के बीच से एक वेज फंसा हुआ है, ठीक है, ये दीवार से वेज एक फंसा हुआ है और नीचे आ रहा है, ठीक है, ये वेज हो जाएगा वेज बी, ठीक है, ये हो गया वेज बी, और वेज बी नीचे आ रहा है, वेज बी नीचे आ रहा है बी वेलोसिटी से, ठीक है। हमें दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है कि ए और बी, ठीक है, और ये जो बी, ये नीचे आ रहा है, ये किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, इसके वेज के रेस्पेक्ट में आ रहा है, ठीक है। बी जो नीचे आ रहा है ये किसके, ये ग्राउंड फ्रेम नहीं है, ये वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू वेज, ठीक है। ये जो बी वेलोसिटी है किसके रेस्पेक्ट में है, विथ रेस्पेक्ट टू वेज। अब हमें क्या करना है, ए और बी के बीच में रिलेशन निकालना है। कॉन्सेप्ट आपके सामने है कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो ये इसका कांटेक्ट सरफेस है, ये बी का और ए का कांटेक्ट सरफेस है। तो क्या करना है, सबसे पहले इसका कांटेक्ट सरफेस बड़ा बना लीजिए। ये कांटेक्ट सरफेस, ये कांटेक्ट सरफेस हमने बना लिया, यही चीज यहाँ, और ये वेज का ये थीटा एंगल है, ठीक है। ये इतना हिस्सा हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया, ये हिस्सा हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया, यही कांटेक्ट सरफेस है, बी और ए का यही कांटेक्ट सरफेस है, हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब क्या कहता है, परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके परपेंडिकुलर ये होगा, इसके परपेंडिकुलर यही ना होगा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। अब इस परपेंडिकुलर में देखिए, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इस पॉइंट को मान लेते हैं कि ये पॉइंट किसका पॉइंट है, बी का पॉइंट है, और इस पॉइंट को मान लेते हैं किसका, कि ये ए का पॉइंट है, ठीक है। अब बी किधर जा रहा है, नीचे, बी जा रहा है नीचे, ये पॉइंट किधर जा रहा है, इधर, ना उसका नहीं, ठीक है। देखिए
तो ये बी पॉइंट किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है, और ये ए पॉइंट ए जा रहा है। आपको क्या ड्रॉ किया अभी तक, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्टैक्ट सरफेस। तो इस बी और ए का ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये कॉन्टैक्ट सरफेस हो गया। उसके बाद इसके परपेंडिकुलर, तो ये मैंने ऑलरेडी परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया क्योंकि यहां कहा जा रहा है कि परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को बी का पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट को ए का पॉइंट मान लिया, ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है। अब इस दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। क्या रिलेशन निकालना है, तो दोनों के एलोंग निकाल लेना है और दोनों को इक्वल कर देना है, क्योंकि कहा जा रहा है क्या कि परपेंडिकुलर वाला जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो हमको इस बी का इधर वेलोसिटी चाहिए, इधर कंपोनेंट चाहिए, और ए का इधर कंपोनेंट चाहिए, बस ये निकालना है। इसके बाद पूरा मैथ्स है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो चूंकि यहां थीटा बन रहा है, ये यहां थीटा बन रहा है, ठीक है, तो ये भी थीटा होगा। अब कैसे थीटा होगा ये भी देख लीजिए, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए ये थीटा यहां बन रहा है, तो एक लाइन यहां ड्रॉ कर देते हैं इसके पैरेलल, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये चूंकि ऐसे जा रहा है इसलिए ऐसे ड्रॉ कर दिए, और इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो देखिए ये थीटा है, तो ठीक एकदम ये भी थीटा हो गया। और वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि जब इस तरह का फिगर हो, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो, तो हर अल्टरनेट वाला क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। तो हर अल्टरनेट वाला थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। अब ये थीटा हो गया, तो इस बी का इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, तो इधर आएगा बी कॉस थीटा, ठीक है, और इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, तो इधर आएगा बी साइन थीटा। हालांकि हमको साइन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर मतलब एलोंग वाला क्या होगा, सेम होगा। तो बी कॉस ले लिया। अब इस सेम काम इसके लिए करते हैं, ये पहले से है, इसके पैरेलल इधर ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, तो ये थीटा हो जाएगा। एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, इसको इधर बढ़ा दीजिए, ये थीटा है। तो फिर से वही बात, हर अल्टरनेट वाला क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये भी थीटा, ये भी थीटा। अब इस ए को तोड़ते हैं, इसके लिए तोड़ते हैं, तो इधर आ जाएगा ए कॉस थीटा, और इस ए का इधर क्या आ जाएगा, इस ए का इधर आ जाएगा ए साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं एलोंग वाला कौन कौन आ गया, तो एलोंग वाले में बी कॉस थीटा आ गया और ए साइन थीटा आ गया। तो इसका मतलब कि ए साइन थीटा रिमेन सेम, सेम मतलब ए साइन थीटा बराबर किसके, ए साइन थीटा किसके बराबर, बी कॉस थीटा के। तो कॉस को इधर भेज देंगे, तो ए साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर बी। तो tan ए tan थीटा बराबर क्या आ गया, ये रिलेशन निकल कर आ गया। यही आपका वेज कंस्ट्रेंट। बस आपको हमेशा दिमाग में क्या रखना है कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज परपेंडिकुलर, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। एक क्वेश्चन और पूरा कॉन्सेप्ट आपका और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। ये B है, ये A है, ये इधर बन रहा है 37 डिग्री, ठीक है। और इसमें कॉमन सेंस क्या है, एकदम सिंपल कॉमन सेंस है कि A इधर जाएगा और B नीचे आएगा। आपको दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। बनाइए फटाक से पॉज करके, उसके बाद प्ले कर लीजिएगा और मिला लीजिएगा कि आपने कितना % सही बनाया है या पूरा का पूरा सही। एकदम आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बस एक कॉन्सेप्ट गुद्दा में आपके होना चाहिए तो फटाक से बन जाएगा। सबसे पहले कॉन्टैक्ट सरफेस, बी और ए का कॉन्टैक्ट सरफेस ये है, यही है ना कॉन्टैक्ट सरफेस। इसको यहां ड्रॉ कर लो, ये कॉन्टैक्ट सरफेस को मैंने थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लिया। उसके बाद कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, कॉन्टैक्ट सरफेस, इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये है बी, ये है ए, ठीक है। ए इधर जा रहा है
बी नीचे आ रहा है, ठीक है। कितना डिग्री है? 37 डिग्री। 37 डिग्री कुछ इस तरह है, तो यहां पर ड्रॉ कीजिए। क्या ये 37 है तो ये भी 37 हो जाएगा, सेम टू सेम है, तो 37 37। अब इस ए का कंपोनेंट तोड़िए, तो ए का कंपोनेंट जब आप तोड़ेंगे तो इधर आएगा ए cos 37 और इधर आ जाएगा ए sin 37, ठीक है। ए sin 37 आ गया। अब इस बी के लिए देखिए, तो बी के लिए 37 डिग्री, तो बी के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसा डालिए और ऐसा डालिए, फिर वही काम कर दीजिए, इसको इधर मिला दीजिए। ये 37 है तो इधर ड्रॉ करेंगे तो हर अल्टरनेट 37, ठीक है। तो ये भी 37 हो जाएगा, ये भी 37 हो जाएगा, ये भी, तो ये 37, ठीक है। अब b का इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, तो आएगा b cos 37, और आपको मालूम है ऑलवेज रिमेन सेम, तो एक लाइन पर कौन कौन आ गया, b cos 37 और a sin 37, तो b cos 37 बराबर क्या आ गया, a sin 37, तो b बराबर क्या आ गया, a sin अपॉन cos क्या होता है, tan 37। और आपको मालूम है ट्रायंगल मैंने बताया हुआ है आपको कि 37 डिग्री, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये 53 डिग्री, इसको छिटका दो तो इधर 5, इधर 3, इधर 37, तो इधर 4। ये ट्रायंगल हमेशा याद रखिए, tan 37 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो b बराबर a, और tan 37 क्या हो जाएगा, 3/4। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 3a बराबर 4b। ये रिलेशन निकल कर आ गया। तो यही है आपका वेज कंस्ट्रेंट। उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और इसको पाउज स्क्रीनशॉट जो करना है कीजिए, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में रिकमेंड कीजिए मेरे चैनल को, ताकि वो इस लेक्चर को देखें और उनके भी नॉलेज में इजाफा हो। अपना ख्याल रखिए, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।